Hello everyone and welcome to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills। यार आजकल हम रिकर्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में भी हम रिकर्शन के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम सम ऑफ डिजिट्स एंड पावर निकालने वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करके आए थे यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो इसेंशियली यार हमने रिकर्शन के बारे में आज तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं। रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना, वो तो है ही। हम तीन चीज़ें करते हैं जब हमें कोई भी प्रॉब्लम दिखती है। स्मॉलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, या इसको हम सब प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। और इस सब प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व कराते हैं, इसेंशियली रिकर्सिव वर्क, ठीक है। रिकर्सिव वर्क करने के बाद हमें कुछ ना कुछ सेल्फ वर्क भी करना होता है। जो काम बच गया वो काम हम खुद करते हैं, जिसको हम सेल्फ वर्क कहते हैं, ठीक है। और लास्टली बेस केस, ठीक है। बेस केस निकालते हैं, सबसे छोटा केस जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन या किसी सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बेस केस कहते हैं। या फिर एक और चीज़ हम बेस केस को कह सकते हैं कि यार वो केस जहाँ पर आके हमें कोई और रिकर्सिव कॉल नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आकर बेसिकली हमारा रिकर्शन रुक जाए, ठीक है, हम इनफाइनाइट रिकर्शन में ना चले जाएं, उस केस को हम कह देते हैं बेस केस, ठीक है। इसके साथ साथ हमने रेकरेंस रिलेशन देखा है कि भाई जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। इसेंशियली बड़ी प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम और सेल्फ वर्क में इसेंशियली क्या रिलेशन बन के आ रही है, वो रेकरेंस रिलेशन होती है, ठीक है। सो अगर हम ये दो चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे हैं तो हम रेकरेंस रिलेशन लिख सकते हैं। और रेकरेंस रिलेशन अगर हमने एक बार लिख दी तो कोड लिखना तो पीस ऑफ केक होता है फिर, ठीक है। यार इन तीनों चीज़ों के साथ साथ आज के लेक्चर से ना हम एक बिगर प्रॉब्लम भी डिफाइन करेंगे। बिगर प्रॉब्लम कुछ नहीं होता यार, जो इसेंशियली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही तो हमारी बिग प्रॉब्लम है, बट उसको आज से हम एक फंक्शन में हम हर बार ही लिख रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा और अलग से फंक्शन को डिफाइन करेंगे और लिखेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है। इससे होगा क्या, आने वाले लेक्चर्स में हमें कुछ कुछ चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। बिगर प्रॉब्लम बेसिकली डिफाइन करना, क्लियरली सोच लेना कि यार ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, एंड दिस इज द मेथड विच सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम एंड दिस टेक्स वॉट एवर पैरामीटर्स, ठीक है। ये पैरामीटर्स इसेंशियली मेन होंगे हमारे कि भाई क्या पैरामीटर्स ले रही है वो बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये हम करने वाले हैं, ठीक। तो यार अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, एक बार मैं आपको उन सब की रेकरेंस रिलेशंस, उनकी स्मॉलर प्रॉब्लम्स, सेल्फ वर्क, ये चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ। हम फैक्टोरियल कर चुके हैं, है ना, फैक्टोरियल निकाल चुके हैं हम फिबोनाची नंबर निकाल चुके हैं, हम सम ऑफ डिजिट्स कर चुके हैं, एंड हमने पावर फंक्शन भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सो फैक्टोरियल के लिए एफ फंक्शन, इसेंशियली बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम डिफाइन करो, ठीक है, वो क्या होगी कि एफ एन मेथड, इसेंशियली बड़ी प्रॉब्लम को एक मेथड के फॉर्म में डिफाइन करो, ठीक है। सो यहाँ पर एफ एन क्या करेगा, 1 से लेके n तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ला के देगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एफ एन, इसेंशियली दिस इज द बिगर प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग। और हमने रेकरेंस रिलेशन इस केस में क्या देखी थी कि भाई फैक्टोरियल निकालने के लिए n इंटू एफ एन माइनस 1 कर दो, है ना, यही थी रेकरेंस रिलेशन इसकी, राइट। फिबोनाची के लिए एफ एन क्या था कि nth फिबोनाची नंबर, ठीक है। ये बिगर प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या सब प्रॉब्लम्स हैं कि n-1 और n-2 इन दोनों पे f को कॉल करो, इसेंशियली n-1th फिबोनाची नंबर और n-2th फिबोनाची नंबर लेकर आओ और उनको ऐड कर दो, ठीक है। सो यार ये दोनों रिकर्सिव वर्क हो गए और इन दोनों को ऐड करना हमारा सेल्फ वर्क हो गया। इस केस में ये रिकर्सिव वर्क हो गया और n को मल्टीप्लाई करना सेल्फ वर्क हो गया, ठीक। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, दीज टू आर सब प्रॉब्लम्स, दिस इज बिग प्रॉब्लम, दिस इज सब प्रॉब्लम, ठीक। सम ऑफ डिजिट्स में f क्या था, सम ऑफ डिजिट्स में f की डेफिनेशन थी कि n के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम ला के दो, ठीक है। उसके लिए रेकरेंस रिलेशन हमने क्या देखी थी कि f n/10 प्लस n मॉडुलस 10, राइट। पावर फंक्शन के लिए क्या देखा था हमने, पावर फंक्शन के लिए यार पावर फंक्शन को हमने जब डिफाइन किया था तो बिगर प्रॉब्लम ना कुछ इस तरह की दिख रही थी। दो पैरामीटर्स थे p और q, क्योंकि p की पावर q निकालनी थी, राइट। वो चीज़ कैसे आएगी, हमने क्या देखा कि p की पावर q/2 निकाल दो और उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो। हमने 2 बार कॉल नहीं करी थी,
कॉल करा के एक बार आंसर रख लिया था एंड देन फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया था, है ना। बट दैट वाज ट्रू ओनली व्हेन क्यू वाज इवन, राइट। अगर क्यू ऑड होता है तो हम इसी के अंदर, ठीक है, एफ पी क्यू बाई टू इंटू एफ पी बाई क्यू पी क्यू बाई टू के अंदर एक पी भी खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ये रेकरेंस रिलेशंस हमने अभी तक के लेक्चर्स में देखी हैं, ठीक है। फिर से एक बार बिगर प्रॉब्लम डिफाइन करो सबसे पहले, ठीक है, कि एफ मेथड, जो ये हमारा एफ मेथड है, एफ फंक्शन है, या जो भी आप फंक्शन का नाम कर रहे हो, वो इसेंशियली क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या सॉल्व करना चाहता है, इस चीज़ को क्लियर रखो अपने दिमाग में, उस चीज़ का डेफिनेशन अपने पास रखो, ठीक है। कि ये एफ एन अगर लिखा है फैक्टोरियल के केस में तो उसका मतलब है एन का फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ हमें बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन बनाने में, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स देखो क्या है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस देखो सब प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, ऑब्वियसली हर किसी का लॉजिक अलग है, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स देखो, बड़ी प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन देख लो क्या है, इसेंशियली सेल्फ वर्क क्या कर ले जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए छोटी प्रॉब्लम की हेल्प से, ठीक है। और बेस केसेस भी यार इनके हमने पुराने वाले लेक्चर्स में सारे देखे हुए हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड यार आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने पुराने वाले लेक्चर्स अभी तक रिकर्शन के नहीं देखे हैं 27, 28, 29, तो पहले आप उन्हें देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, ठीक है। क्योंकि हम चीज़ें फॉर्म करते हुए आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम किसी लेक्चर से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम किसी लेक्चर से सीखते हैं, तो आप इनको सीरीज़ में देखिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम 2-3 और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम होगा कि गिवन अ नंबर n और एक वैल्यू k, तो उसके मल्टीपल्स निकाल लें। दूसरा क्वेश्चन सीरीज सम है। सीरीज सम एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन है, बट मैं इसका एक सिंपलर वर्जन सॉल्व करूंगी पहले, फिर मेन क्वेश्चन पे आऊँगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ 2-3 क्वेश्चन, ठीक। सो 2 हैं बट इसेंशियली 3 क्वेश्चन हम कोड करेंगे, ठीक है। सो विदाउट फर्दर इडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स गिवन है, एक नंबर नम गिवन है और एक नंबर के गिवन है, ठीक है। सो इसेंशियली हमें 2 नंबर्स गिवन है, नम और के, और हमें क्या प्रिंट करना है, हमें इस नंबर नम के पहले के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। एक एग्जांपल से देखिए कि अगर आपको नम 12 गिवन है और के 5 गिवन है, तो आपको 12 के पहले 5 मल्टीपल्स प्रिंट कर देने हैं, इसेंशियली 12, 24, 36, 48, 60। 12 क्या हो गया यार, 12 इंटू 1 12 हो गया, 24 क्या हो गया, 12 इंटू 2, 36 इज 12 इंटू 3, ऐसे ही 12 इंटू 4 और 12 इंटू 5, ठीक है। तो पहले 5 मल्टीपल्स हमने प्रिंट कर देने हैं 12 के। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर नम के गिवन है, अगर नम 3 गिवन है और के 8 गिवन है, तो 3 के पहले 8 मल्टीपल्स विच इज़ 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसे कर करके यार 3 इंटू 8 तक हमने प्रिंट कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन है कि के हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, के नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब आइट्रेशन से तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप कर ही सकते थे, बट हमें इसको बिना लूप यूज़ किए करना है, हम कोई लूप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हमें इसे रिकर्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो रिकर्शन से सॉल्व करने के लिए हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले कि हमें बिग प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, उसको हम एक फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसेंशियली हमें वही अभी लिखना है फंक्शन के टर्म्स में, ठीक है। सो एफ एन कॉमा के, एफ यार मैं फ़िलहाल फंक्शन का नाम लिख रही हूँ, जब हम कोड करेंगे तो हम कोई अच्छा सा नाम लिख लेंगे, प्रिंट मल्टीपल्स। फॉर कन्वीनियंस अभी हम एफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एन कॉमा के क्या करता है यार, हमें डिफाइन कर लेना चाहिए क्लियरली कि एफ एन कॉमा के करता क्या है, ठीक है। एफ एन कॉमा के इसेंशियली प्रिंट्स फर्स्ट के मल्टीपल्स ऑफ एन, ठीक है। तो बिगर प्रॉब्लम यार हमारी क्लियर है, ठीक। अब बिग प्रॉब्लम अगर हमें पता है तो हमें स्मॉल प्रॉब्लम पता लगानी है। स्मॉल प्रॉब्लम को आप रिकर्शन से सॉल्व कराते हैं ना, तो इसेंशियली रिकर्सिव वर्क हमें फिगर आउट करना है कि भाई रिकर्शन को क्या बोलें, कि आप क्या करके ला के दो हमारे लिए, सो दैट हम अपने काम को करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक। तो स्मॉल प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ आप देखेंगे सेल्फ वर्क क्या करना है, और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि बेस केस क्या होगा। बेस केस क्या होता है यार, स्मॉलेस्ट केस जिसका आंसर आपको ऑब्वियसली पता है, जिसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो किसी सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं
कि वो केस जिसके बाद हमें रिकर्सिव कॉल्स नहीं करनी, ठीक है, हमारी आखिरी रिकर्सिव कॉल कहाँ तक होनी चाहिए, इसेंशियली वो चीज़ भी हम कह सकते हैं कि बेस केस होता है, जिसको हम हॉल्टिंग कंडीशन भी कहते हैं, राइट। ठीक, तो सब स्मॉल प्रॉब्लम कह लो इसको या सब प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, ये चीज़ें हमको फिगर आउट करनी है। हमने रेकरेंस रिलेशन भी टर्म पढ़ा है ना, तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि सेल्फ वर्क और स्मॉल प्रॉब्लम को मिला के जो इसेंशियली हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, वो रेकरेंस रिलेशन होती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपको n5 गिवन है और k आपको 4 गिवन है, तो एफ एन कॉमा के इसेंशियली f5,4 क्या प्रिंट करके ला के देना चाहिए हमें, 5, 10, 15 एंड 20, पहले 4 मल्टीपल्स 5 के, ठीक है। चलो अब हम रिकर्शन से क्या कह सकते हैं यार, कि यार रिकर्शन आप ना पहले 3 मल्टीपल्स प्रिंट करके ला दो, है ना, और आखिरी मल्टीपल जो है वो मैं खुद प्रिंट कर लूँगा, क्योंकि आखिरी मल्टीपल प्रिंट करना तो बहुत ईजी है। जो आपको n5 दिया है और k4 दिया है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आखिरी मल्टीपल तो आ गया ना हमारे पास। रिकर्शन से हम कह दें कि पहले 3 मल्टीपल्स आप ला दो, आखिरी मल्टीपल जो है फोर्थ मल्टीपल इसेंशियली वो हम खुद प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे num 12 था और k 5 था, हम रिकर्शन को बोलते हैं कि आप ना पहले 4 मल्टीपल्स प्रिंट करके लाके दे दो। अब रिकर्शन कैसे प्रिंट करके लाके देगा उस चीज़ पे हमें ट्रस्ट करना है, ठीक है, वहाँ पर हमें अपनी रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ लगानी है कि यार पहले 4 मल्टीपल्स रिकर्शन प्रिंट करके ला देगा, ठीक है। तो ये 4 मल्टीपल्स रिकर्शन प्रिंट करके ला देगा। अगर रिकर्शन ने ये प्रिंट करके ला दिए तो 5वां मल्टीपल प्रिंट करना मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैं n और k इसेंशियली नम और k को मैं मल्टीप्लाई करके लास्ट मल्टीपल खुद से प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 और 8 वाले एग्जाम्पल में देख लो कि भाई रिकर्शन आप मुझे पहले 7 मल्टीपल्स ला के दे दो, तो रिकर्शन क्या करेगा, आपको पहले 7 मल्टीपल्स ला के दे देगा, आखिरी मल्टीपल जो बचा 8th मल्टीपल, क्योंकि 8th मल्टीपल अभी सिर्फ बचा है ना, उसे हमें खुद प्रिंट करना होगा, तो 3 × 8 अगर हम कर देंगे तो 24 हमारा लास्ट मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल प्रॉब्लम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है फंक्शन के टर्म्स में स्मॉल प्रॉब्लम को, तो कैसे करेंगे। देखिए हम रिकर्शन से क्या करवाना चाहते हैं, पहले k - 1 मल्टीपल्स प्रिंट कराना चाहते हैं, और f फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको जो भी दो नंबर्स दिए जाते हैं ये उसके अकॉर्डिंग k मल्टीपल्स प्रिंट कर देता है n के। तो अगर हम रिकर्सिव कॉल इस तरह से लिख दें कि nk - 1, तो ये क्या करेगा, ये पहले k - 1 मल्टीपल्स प्रिंट कर देगा n के, राइट। यहाँ पर हम फेथ करेंगे रिकर्शन पे कि ये वाली चीज़ सही से हो जाएगी, ठीक है। हाई लेवल थिंकिंग चल रही है अभी हमारी। आई होप कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पिछले 2-3 लेक्चर्स के बाद आपको अभी यहाँ पर डाउट नहीं करना चाहिए, ये बात आप समझ गए, हम अभी हाई लेवल थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यार पहले k - 1 मल्टीपल्स रिकर्शन ने प्रिंट कर दिए। इसेंशियली अगर हम 5,4 पे खड़े हैं तो हम 5,3 पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 था और ये 4 था, तो हम कॉल कर रहे हैं 5 और 3 पे। तो 5 और 3 हमारे लिए क्या कर देगा, 5 और 3 हमारे लिए पहले 3 मल्टीपल्स प्रिंट कर देगा 5 के, विच इज़ 5, 10 एंड 15, ठीक है। तो स्मॉल प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी पूरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, हमें 20 भी तो प्रिंट करना है, वो 20 हमें खुद प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो सेल्फ वर्क क्या हो गया यहाँ पे यार, n और k को मल्टीप्लाई करना और उसे प्रिंट करना, ठीक है, क्योंकि n 5 है और k 4 है, तो 20 हमें खुद प्रिंट करना है, बाकी 5, 10, 15 ये स्मॉल वर्क में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, साउंड्स गुड। बेस केस क्या होना चाहिए, बेस केस अभी एक रिकर्सिव ट्री बनाते हैं और फिर समझते हैं कि बेस केस क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो हम शुरू कर रहे हैं f5,4 से, राइट। f5,4 क्या करता है, f5,3 को कॉल करता है। इसेंशियली हमें 4 मल्टीपल्स प्रिंट करने थे 5 के, तो उसके लिए हमें पहले 3 मल्टीपल्स 5 के प्रिंट करके लाके दे दो, फिर हम 4th मल्टीपल प्रिंट कर देंगे। यही कर रहे हैं हम। अब जब ये वाली कॉल होगी कि भाई 5 के 3 मल्टीपल्स लाके दे दो, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मुझे तुम 2 मल्टीपल्स लाके दे दो, तीसरा मल्टीपल मैं खुद प्रिंट कर लूँगा, है ना। पर पहले लाके दो, ये पहले आप पहले 3 मल्टीपल्स लाओ, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा ऑर्डर ऑफ कोड जो है
रिकर्सिव वर्क का और सेल्फ वर्क का इस चीज़ से डिफाइन हो रहा है ना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिकर्सिव वर्क पहले हमें करना है या सेल्फ वर्क हमें पहले करना है। तो इस केस में हम रिकर्सिव वर्क पहले करके ला रहे हैं। जब 5,3 कंप्लीट हो जाएगा, इसेंशली जब पूरे 5, 10, 15 प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। 20 हम उसके बाद प्रिंट करेंगे, 20 पहले नहीं प्रिंट करना, क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ी है, ये थोड़ी करेक्ट आंसर है। 25, 10, 15 दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 5, 10, 15, 20। इसलिए रिकर्सिव वर्क पहले होगा और सेल्फ वर्क बाद में होगा। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द रिकर्सिव ट्री। 5,2, 5,1 को कॉल करेंगे। 5,1 पे, अब 5,1 पे क्या होगा? 5,1 पे यार 5 प्रिंट हो जाना चाहिए इसेंशियली, है ना। पर हमारे कोड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम इधर 5,0 कॉल कर रहे हैं। ठीक है, 0th मल्टीपल नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें कोई 0th मल्टीपल प्रिंट नहीं करना है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, ये हमको नहीं करना। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे k की वैल्यू 0 हो जाए तब हम रिटर्न कर दें। इसेंशियली उससे क्या होगा, ये वाली कॉल होगी तो सही, पर उस कॉल के बाद कुछ और नहीं होगा। जो हम प्रिंटिंग करते हैं वो तो बाद में करते हैं ना, अंदर करते हैं रिकर्सिव कॉल के बाद। तो ये वाली कॉल हम करें, पर हम उस कॉल के अंदर कुछ भी प्रिंट ना करें, पहली लाइन में ये चीज़ लिख देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। आप एक और चीज़ कर सकते थे, आप बेस केस इसको तो ले ही सकते हैं, आप यहाँ पे भी बेस केस ले सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे बेस केस लेंगे ना कि अगर K1 है तो आपको ये 5 खुद से प्रिंट करना पड़ेगा, पहला मल्टीपल एस आउट 5 × 1 या फिर खाली 5, जैसे भी आप लिखेंगे वो चीज़ आपको खुद से प्रिंट करनी पड़ेगी। हम वो भी कर सकते हैं चीज़, वो भी गलत नहीं है, दोनों में ही सेम सेम ही आउटपुट आएगा। मैं आपको दोनों चीज़ें कोड में करके दिखा दूँगी, बट इसेंशियली द क्रक्स हियर इज़ कि वी कैन सेव 1 एक्स्ट्रा प्रिंटिंग लाइन इन द बेस केस बाय कन्वर्टिंग द बेस केस टू k = 0। ठीक है, अब बात करते हैं बेस केस की। बेस केस क्या होता है यार, सबसे छोटा इनपुट जो किसी और सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं होता। देखिए हमें सबसे छोटा इनपुट यार k = 1 मिल सकता है, n की वैल्यू कुछ भी मिले। ठीक है, मान लीजिए 10 मिल गई, अगर हमें k = 1 मिला है तो हमें सीधा सीधा सिर्फ 10 ही प्रिंट करना है ना। अगर आपको n 15 मिल जाए और k 1 मिल जाए तो हमें सीधा सीधा 15 ही प्रिंट करना है, क्योंकि पहला मल्टीपल तो खुद n ही होता है। तो इसेंशियली k = 1 एक ऐसा केस है जो किसी और सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है ना, जिसमें हमें और कुछ बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं करना, सीधा सीधा n ही प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यार k 1 मिल जाए तो आप कुछ मत करो, सिर्फ n को प्रिंट कर दो। ठीक है, एस आउट मतलब प्रिंट। ठीक है, और रिटर्न कर दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यार इसेंशियली क्या हो रहा होगा, हम 5,4 से शुरू करते हैं। ठीक है, 5,4 क्या कहता है कि पहले 4 मल्टीपल्स प्रिंट करके लाओ 5 के। ठीक है, 5,4 क्या बोलेगा कि यार पहले अगर 4 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं ना, तो पहले रिकर्शन को जाके बोलो कि पहले 3 मल्टीपल्स प्रिंट करके ला के दे। ठीक है, ये क्या करेगा, F5,2 को कॉल करेगा और कहेगा कि पहले 2 मल्टीपल्स प्रिंट करके ला के दे दो, थर्ड मैं खुद प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, 5,2 क्या कहेगा कि 5,1 कॉल करो और पहला मल्टीपल प्रिंट करके ला के दो, दूसरा मैं खुद प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, अब ये जो हम 5,1 पे पहुँचे, इसको 5,0 कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका आंसर तो खुद से 5 ही है। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस हो गया जहाँ हम आके टर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, और ये यार इस तरह की हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं कि अगर n, k गिवन है तो n, k - 1 पे रिकर्सिव कॉल हो रही होगी। ठीक, सो इसेंशियली यार अगर हम कोड के बारे में थोड़ा सा सोचें तो हम कैसे कोड लिख रहे होंगे। इसेंशियली मान लीजिए ये हमारा मेथड है void, और प्रिंट मल्टीपल्स नाम रख देते हैं। इसको 2 चीज़ें मिल रही होंगी, n और k। ठीक है, बेस केस क्या है, बेस केस तो हमारा सिंपल सा है कि यार k अगर 1 है तो सीधा सीधा n को प्रिंट कर दो और रिटर्न कर जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर k 1 आ गया तो आपको सिर्फ n ही तो प्रिंट करना था, उसके आगे तो कुछ करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मान लो k कुछ बड़ा है, 4, 5 इस तरह का कोई नंबर है k। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे रिकर्शन को कि आप
k-1 मल्टीपल्स प्रिंट करके ला दो, ठीक है। मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है, तो इस लाइन पे 5,3 की कॉल हो रही होगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिकर्शन पे फेथ कर रहे हैं कि ये कॉल ठीक चलेगी। 5,3 हमें पहले 3 मल्टीपल्स ला के दे देगा, ठीक है। तो 5, 10, 15 यहाँ से प्रिंट हो गया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। 5, 10, 15 प्रिंट हो गया, लेकिन आउटपुट होना क्या चाहिए था, प्रिंट क्या होना चाहिए, 5, 10, 15, 20। तो एक 20 रह गया प्रिंट होने से, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके 20 प्रिंट कर देना चाहिए यहाँ पे। तो n और k को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यार ये कोड हम हाई लेवल थिंकिंग से ही लिख पाए, इस कोड को हम लिखते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है, और फिर हम आके इसका ड्राई रन करेंगे। तो यार ये है हम लेक्चर नंबर 30 में सोर्स के अंदर हम बनाते हैं एक नई फाइल, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स, और इसके अंदर एक मेन मेथड बना दिया, ठीक। n और k हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इनपुट लेने के लिए, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और n यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, नेक्स्ट इंट k भी हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है जो इसेंशियली कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमें प्रिंट करना है, हमें रिटर्न कुछ नहीं करना, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, ठीक है। मेथड का नाम रखते हैं प्रिंट मल्टीपल्स, ठीक। ये 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, n और k, ठीक। अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है यार, बेस केस, रिकर्सिव वर्क और सेल्फ वर्क, ठीक है। बेस केस क्या है कि अगर k की वैल्यू मान लो 1 ही आ जाए, फिर तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, सीधा सीधा n प्रिंट करना है। फर्स्ट मल्टीपल तो n ही होता है, क्योंकि ठीक है n इंटू 1 कर देंगे तो इसेंशियली 1 ही आएगा, n ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ n प्रिंट करना है और उसके बाद हमें रिटर्न कर जाना है, ठीक है। रिकर्सिव वर्क क्या है कि यार मान लो n कॉमा k आया, तो n कॉमा k क्या कहेगा रिकर्शन से कि यार n k-1 कॉल करो, इसेंशियली पहले k-1 मल्टीपल्स आप प्रिंट करके ला के दो मुझे, ठीक है। सो यहाँ से मान लो n के 5, 4 आए थे, तो यहाँ पे रिकर्शन हमें पहले 3 मल्टीपल्स प्रिंट करके ला के दे देगा, ठीक है। इस लाइन पे हम फेथ कर रहे हैं, रिकर्शन पे यकीन कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अपना काम कीजिए, रिकर्शन अपना काम ठीक से कर लेगा, ठीक है। सेल्फ वर्क क्या है, खुद से 20 प्रिंट करना। 20 कहाँ से आएगा यार, 20 आप अगर यहाँ देखें तो आप इन 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप 20 प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, n और k को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्फ वर्क। अब इस कोड को हम एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें इसे कॉल करना होगा, तो प्रिंट मल्टीपल्स n और k, ठीक है। n और k हम दोनों चीज़ें यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। चलो n 5 दे दिया और k 4 दे दिया, तो देखिए 5, 10, 15, 20 पहले 4 मल्टीपल्स 5 के प्रिंट हो गए, ठीक है। आप कोई और इनपुट लेके देख लीजिए, 15 के पहले 5 मल्टीपल्स प्रिंट कर दो, सही प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ यार मैंने आपको ना फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि रिकर्सिव वर्क पहले करना है या सेल्फ वर्क करना है। कुछ केसेस में इस बात से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में अगर आप सेल्फ वर्क पहले कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ यहाँ लिख दें और रिकर्सिव वर्क आप बाद में करें, तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। हम इसेंशियली क्या कर रहे हैं, हम 20 पहले प्रिंट कर दे रहे हैं और फिर रिकर्शन को कुछ करके लिए बोल रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। आप चला के देख लीजिए इस चीज़ को। हम क्या कर रहे हैं, पहला हम क्या कर रहे हैं देखिए, एक बार समझते हैं, उसके बाद आउटपुट देखेंगे। हम kth मल्टीपल खुद से प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बचे हुए k-1 मल्टीपल्स हम रिकर्शन से करवा रहे हैं प्रिंट। ये वो चीज़ तो नहीं है जो हम करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए 5 और 4 अगर मैं इनपुट दे दूं तो 20 पहले प्रिंट हो गया और 15, 10 और 5 आ रहे हैं, फिर उल्टे ऑर्डर में आ रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने रिकर्सिव वर्क बाद में करा दिया, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें
सही ऑर्डर में प्रिंट करना है, इसेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, इसलिए आप रिकर्सिव वर्क पहले कराएंगे, 5, 10, 15 को आप पहले प्रिंट कराएंगे, ठीक है, और फिर हम 20 प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मैंने ये चीज़ नीचे लिख दी थी तो रिकर्शन ने हमें 15, 10 और 5 प्रिंट करा के ला के दिया था, क्योंकि फिर वो कॉल्स उसी ऑर्डर में हो रही है ना। हमने पहले प्रिंट करा लेते हैं kth वाला, 20 प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड 5, 3 की कॉल करते हैं। तो 5, 3 की कॉल के अंदर भी हम पहले प्रिंट करा रहे हैं तो मतलब पहले 15 आएगा, इसलिए वो वाला जो ऑर्डर आया था ना वो 20, 15, 10, 5 आया था, ठीक है। सो करेक्ट ऑर्डर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम ये सही ऑर्डर में लिखें, ठीक है। एक और चीज़ यार, ये जो हमने बेस केस k = 1 लिखा है ना, हम यहाँ पर बेस केस k = 0 भी लिख सकते हैं, और हम ये 0 के लिए तो हमें कुछ प्रिंट करना ही नहीं है, तो हम कुछ ना करें, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ भी एकदम सही चलेगी कि अगर 0 है तो सीधा रिटर्न कर दिया, तो 5 और 4 इनपुट दिया, तो 5, 10, 15, 20 हो गया, ठीक। उससे क्या हुआ, k = 1 जो है, k = मान लीजिए आपका 1 आता है, तो k = 1 भी नीचे ही हैंडल हो जाता है, ठीक है। k = 1 के लिए भी प्रिंटिंग यहाँ पे हो जाती है, और फिर k = 1 जब k = 0 को कॉल करता है, इसेंशियली n1 जब n0 को कॉल करता है, उसके बाद हम यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते, ठीक है। चलो अब इसका ड्राई रन देख लेते हैं यार। यहाँ में ड्राई रन में हमने डायरेक्टली ना 5 और 3 कॉल कर दिया है, ठीक है। लाइन नंबर 8 पे हम 5 और 3 वैल्यू पास कर रहे हैं, n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 3, और ये हमारा मेथड है। k अगर 0 है तो रिटर्न बेस केस, ठीक। अभी आप जब ड्राई रन में देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि k = 0 लिखने पे भी हमारा कोड क्यों सही चला, और अगर हम k = 1 लिखते तो हमें प्रिंट अपने आप से करना पड़ता, ठीक है। वो चीज़ भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे कि k = 1 अगर हम बेस केस डालते तो फिर हमें ऑब्वियसली खुद से प्रिंट करनी पड़ती एक चीज़, और अगर हमने k = 0 किया है तो अब हम खुद से कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, बेस केस के अंदर इसेंशियली हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, k = 1 वाली चीज़ भी यहीं से प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कॉल स्टैक। इसके अंदर सबसे पहले मेन मेथड होगा। मेन मेथड में हमने प्रिंट मल्टीपल मेथड्स कॉल किया है, pm इसका नाम है, 5 और 3 इसेंशियली इससे पास हुआ है, ठीक है। n इस पे 5 है और k इस पे 3 है, ठीक है। ये कॉल हुई है लाइन नंबर 8 से, ठीक है। अब क्योंकि एक मेथड कॉल है तो एक नया स्टैक फ्रेम बनेगा प्रिंट मल्टीपल मेथड्स के लिए, जिसको n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 3 रिसीव हो रही है, ठीक है। सो इसेंशियली यहाँ पर pm 5,3 हो रहा है कॉल, ठीक है। यहाँ पे आप अलग से भी लिख सकते थे कि n 5 है k 3 है, मैंने पूरा मेथड कॉल ही लिख दिया है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस लाइन पे, यहाँ पे 5 रिसीव हुआ, यहाँ पे 3, ठीक। लाइन नंबर 3 पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या k 0 है, नहीं k तो 0 नहीं है, k 3 है, तो इस लाइन पे कुछ नहीं होगा, हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम एक और मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लाइन नंबर 4 पे इसेंशियली हम एक मेथड कॉल करने जा रहे हैं। अब मेथड कॉल है तो एक और स्टैक फ्रेम बनेगी, ठीक है। pm इस बार चलो n = 5 और k = 2 रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे n 5 था और यहाँ पे 3 था, तो जब आपने मेथड कॉल करी तो 5,2 पे की ना, तो इसलिए n 5 और k 2 रिसीव हुआ, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से पहुँचे वापस यहाँ पे, एंड देन लाइन नंबर 3 वाली कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, ठीक है। सो वी कम ऑन लाइन नंबर 4 अगेन, एंड लाइन नंबर 4 पे देर इज़ अनदर मेथड कॉल, तो उसके लिए एक और स्टैक फ्रेम बनेगी। इस बार n की वैल्यू हमें 5 रिसीव हुई है, n की तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं वैल्यू, ठीक है। k की वैल्यू हमें क्या रिसीव हुई है, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k 2 था ना, अभी हम 5,2 वाली कॉल पे हैं। 5,2 वाली कॉल पे अगर आप इस वाली लाइन पे पहुँचेंगे तो k की वैल्यू 2 - 1 पास होगी ना अगले मेथड को, तो सो इसेंशियली 5,1 पास हो जाएगी, ठीक है। लाइन नंबर 4 से इसेंशियली हम फिर से मेथड कॉल पे पहुँच गए हैं, ओके। इस मेथड में पहुँचे, इसकी स्टैक फ्रेम बनाई, लाइन नंबर 3 पे k = 0 है या नहीं ये चेक किया, नहीं है तो अगली लाइन पे आ गए। अगली लाइन में फिर एक मेथड कॉल है लाइन नंबर 4 पे ही, उसके लिए एक और स्टैक फ्रेम बनेगी, ठीक है। n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 0 पास होगी, तो यहाँ से pm 5,0 कॉल हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पहुँचे वापस। अब लाइन नंबर 3 पे हमने देखा कि k = 0 है, दिस कंडीशन इज ट्रू नाउ,
सो व्हाट वी डू, वी रिटर्न फ्रॉम दिस मेथड, वी डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, वी जस्ट सिंपली रिटर्न, ठीक, विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो रिटर्न करने का क्या मतलब हुआ कि मेथड का एग्जीक्यूशन, ये वाली जो कॉल हुई थी PM5,0, ये वाली कॉल इसी लाइन पे ख़त्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं चलेगा 5,0 वाली कॉल के लिए, ठीक है। अब मेथड कॉल अगर कंप्लीट हो चुकी है तो स्टैक से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, राइट, ये स्टैक से रिमूव हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा, ठीक है। वॉइड है तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब इसेंशियली सीधा सिर्फ स्टैक पे पहुँचना है, कोई एक्चुअल वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर ये मेथड कंप्लीट हो गया तो ये वापस कहाँ पहुँचेगा, स्टैक के टॉप में जो भी कॉल है वहाँ पर, स्टैक के टॉप में कॉल पड़ी हुई है अभी 5,1 वाली, और कौन सी लाइन पे पहुँचेंगे हम, लाइन 4 पे, लाइन 4 पे हम ये वाली मेथड कॉल कंप्लीट करके आ गए हैं, ठीक है। तो इसेंशियली 5,1 वाली कॉल थी, उसके लिए हम 50 वाली कॉल कंप्लीट कर लिया, ये वाली कॉल कंप्लीट हो गई, स्टैक से रिमूव हो गई, तो लाइन 4 अब हो चुकी है। लाइन 4 कंप्लीट होने के बाद हम पहुँचे लाइन 5 पे, जहाँ पर हम n इंटू के प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए n की वैल्यू क्या है और k की वैल्यू क्या है, 5 और 1, ठीक है। तो अब हम 5 इंटू 1 प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट कर दिया हमने 5 इंटू 1 विच इज़ 5 ओनली, ठीक है। उसके बाद हम अगली लाइन पे आए और हमने देखा कि मेथड ख़त्म हो गया, मेथड ख़त्म हो गया मतलब अब स्टैक फ्रेम से ये वाले कॉल स्टैक से ये वाली स्टैक फ्रेम भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली स्टैक फ्रेम भी रिमूव हो जाएगी, ये 2 स्टैक फ्रेम्स हमने रिमूव कर दी, और ये रिटर्न इसेंशियली कहाँ रिटर्न करेगा आके, जो भी अब कॉल स्टैक के टॉप पे मेथड पड़ा हुआ है, मेथड कॉल पड़ी हुई है वहाँ पर। अब 5,2 पे हम, और कौन सी लाइन पे, लाइन 4 पे, ठीक है। सो इसेंशियली ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है और अब हम 5th लाइन पे आ सकते हैं, ठीक है। सो इसेंशियली 5,1 वाली जो कॉल थी वो पूरी हो गई, उसके लिए हमने 5 प्रिंट कर दिया। अब हम अगली लाइन पे आ जाएंगे, लाइन 5 पे, ठीक है। कौन से मेथड की लाइन 5 पे आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जहाँ पर n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि 5 यहाँ वैल्यू है n की और k की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया। अगली लाइन में फिर कर्ली ब्रैकेट है, इसका मतलब मेथड कॉल कंप्लीट हो गई है, तो इसको भी हम स्टैक से रिमूव कर देंगे। और फ्लो अब कहाँ जाएगा, जो भी स्टैक के टॉप पे स्टैक फ्रेम पड़ी हुई है, जो भी मेथड कॉल है वहाँ, ठीक है। सो इसेंशियली 5,3 वाली कॉल पे लाइन 4 पे, लाइन 4, हाँ लाइन 4 तो पूरी हो गई, ठीक है। अगली लाइन 4 में और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड कॉल थी, वो हमने पूरी कर दी। अब हम लाइन 5 पे आएंगे, ठीक। लाइन 5 पे क्या हो रहा है, n और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n और k की वैल्यू 5 और 3 है, विच इज़ 5 इंटू 3 इसेंशियली 15, ठीक है। तो ये कॉल भी पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स पे हम आ गए, तो ये भी हम स्टैक फ्रेम से रिमूव कर सकते हैं, ये हमने स्टैक फ्रेम से रिमूव कर दिया। और अब फ्लो कहाँ जाएगा, जहाँ से भी ये कॉल हुआ था, ठीक है, जो कॉल स्टैक पे टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्लो इसेंशियली वहाँ जाता है जहाँ से भी वो मेथड कॉल हुई हो, और किसने उस मेथड को कॉल किया, ये चीज़ कॉल स्टैक पे मेंटेन होके चल रही है। कौन सी लाइन पे वापस जाना है, कौन से मेथड कॉल पे वापस जाना है, ये चीज़ें कॉल स्टैक में हमारी मेंटेन चल रही हैं, ठीक। वापस आए हैं मेन पे, मेन की लाइन नंबर 8 पे, और इसमें सिर्फ एक मेथड कॉल थी, कोई असाइनमेंट वगैरह इसेंशियली और कुछ नहीं था, है ना, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं था, सिर्फ एक कॉल थी, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो अब मेन भी रिमूव हो सकता है कॉल स्टैक से, ठीक है। और फाइनली हमारे पास आउटपुट होगा 5, 10, 15, ठीक है। तो एक बार अगर हम फिर से कॉल्स का ऑर्डर देखें तो देखिए 5,3 ने 5,2 को कॉल किया, ठीक है। और जब ये कॉल कंप्लीट हो गई होगी उसके बाद 5 इंटू 3 प्रिंट किया, ठीक है। 5,2 ने 5,1 को कॉल किया और 5,1 ने 5,0 को कॉल किया। फ़र्क क्या है कि जब 5,0 वाली कॉल हुई होगी ना, तब कुछ प्रिंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आकर अपने रिकर्शन को रोक रहे हैं तो हमें बेस केस में कुछ प्रिंट नहीं करना है, पर अगर हम यहाँ पर ही अपना बेस केस बना देते, है ना, अगर हम यहाँ पर ही बेस केस बना देते तो हमें बेस केस में ये चीज़ प्रिंट करनी पड़ती, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, वी आर गिवन अ नंबर n और हमें सारे नंबर्स का n तक सम निकालना है बट विद ऑल्टरनेट साइंस, ठीक है। तो अगर आपको n 5 गिवन है तो आंसर होना चाहिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5,
जो कि 3 आएगा, ठीक है। n 10 है तो आंसर -5 है, n 5 है तो 3 है। बेसिकली ऑल्टरनेटिवली आपको सम निकालने हैं, ठीक है। n पे कंस्ट्रेंट है 0 से 10 की पावर 6 तक का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 0 और 10 की पावर 6 के बीच में ही होगी, ठीक है। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है इसेंशियली ये भी सिंपल ही, बट इसका ही एक सिंपलर वर्जन हम एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो सिंपलर वर्जन ये है कि अगर हमें n गिवन है तो हमें 1 से n तक सारे नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो इसेंशियली सीरीज की डेफिनेशन बदल गई है, इस बार सारे प्लस साइंस आएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अगर हम यहाँ पर f डिफाइन करें जो कि हमारी बिगर प्रॉब्लम है, तो वो क्या है कि 1 से n तक का सारा सम ला दो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिकर्शन को बोल सकते हैं कि आप 1 से n-1 तक का सारा सम ला दो, ठीक है। सो इसेंशियली ये वाला काम रिकर्शन करके लाके दे दे, तो इससे क्या होगा, सम ऑफ 1 to n-1 आ जाएगा। उसके बाद हम खुद से क्या कर दें, हम खुद से n ऐड कर दें, सो ये हमारा सेल्फ वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव वर्क हो गया, दिस इज सेल्फ वर्क एंड दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। तो हमारी रेकरेंस रिलेशन क्या बनी कि fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस n, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं यार कि fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस n, राइट। बेस केस क्या होगा, देखिए रिकर्सिव वर्क, सेल्फ वर्क, ये दो चीज़ें कवर हो गई हैं, बिगर प्रॉब्लम ये है हमारी, बेस केस हमारा अभी रहता है। तो देखिए अगर आपको n0 मिल जाए, लेट्स से आपको n0 मिल जाता है, जो कि मिल सकता है, क्वेश्चन अलग है पर कॉन्स्टेंट सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉन्स्टेंट हम यही मानते हैं 10 to the power 6 तक ही आएगा। तो अगर n0 आता है तो कोई सीरीज बनेगी ही नहीं ना, 0 ही सम आएगा, है ना। 1 से 0 तक तो कुछ होता ही नहीं, 0 तो 1 से भी छोटा है, इसलिए अगर n0 मिलता है हमें तो हमारा आंसर 0 ही होना चाहिए। तो दिस इज फॉर n ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू 0, एज सिंपल एज दैट। हमने प्रिंट इंक्रीजिंग और प्रिंट डिक्रीजिंग क्वेश्चन किए थे ना फर्स्ट लेक्चर में, उसमें भी रेकरेंस रिलेशन कुछ इसी तरह का था। प्लस n नहीं करते थे हम उसमें, प्रिंट हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट n एक्स्ट्रा करते थे कि पहले n-1 नंबर्स रिकर्शन प्रिंट कर लाए और nth नंबर हम प्रिंट कर देते थे, तो उससे प्रिंट इंक्रीजिंग में हमारा प्रिंट हो जाता था। प्रिंट डिक्रीजिंग में हम ये n जो है पहले प्रिंट करते थे और रिकर्सिव वर्क बाद में करते थे। तो इसेंशियली यार सिमिलर सी रिकर्सिव रिलेशन है, प्रिंट की जगह यहाँ पर हम इनको पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बार फटाफट से कोड लिख लेते हैं, देन विल मूव टू दी एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक। सो ये हमारे पास लेक्चर 30 है, इसके अंदर लेट्स मेक अ क्लास सीरीज सम, ठीक है। लेट्स मेक अ मेन मेथड, इसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे sc.nextInt, अभी sc हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है। एक मेथड लिखना है हमें, सीरीज सम 1 नाम दे देते हैं क्योंकि अभी हमें इसी फाइल के अंदर एक और मेथड लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर से हैं, सेम फाइल में लिख रहे हैं। रिटर्न टाइप इंट होगा, राइट, इंटीजर रिटर्न करना है, सम रिटर्न करना है, एन ये रिसीव करेगा, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे मेन मेथड से और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज सम 1 को हम कॉल कर रहे हैं और एन उसको पास कर रहे हैं। बेस केस बहुत सिंपल सा है कि अगर n0 आ जाए तो सीरीज कोई बनेगी ही नहीं, सीधा सीधा 0 ही सम आएगा, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या होगा, हम रिकर्शन को बोलेंगे कि आप n-1 का सम ला दो और n हम खुद ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये रिकर्सिव वर्क हो गया, स्मॉल आंसर बेसिकली, और स्मॉल आंसर से फुल आंसर, बड़ा आंसर कैसे बनाया हमने, उसके अंदर प्लस n ऐड करके, ठीक है। So yeah, this is simple सा code of adding, finding the sum of all natural numbers up to n
इसेंशियली, अगर सीरीज़ की डेफिनेशन वो है तो 5 के केस में 15 आंसर आना चाहिए था, जो आ रहा है। ठीक है, अब वापस आते हैं एक बार ऑर्डर ऑफ कॉल्स पे। वैसे तो आई एम होपिंग कि आपको ऑर्डर ऑफ कॉल्स इसमें खुद ही विजुअलाइज हो गया होगा, समझ आ गया होगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार मैं बता देती हूँ। लेट्स से एन आपकी वैल्यू 5 लेता है, ठीक है, एन को वैल्यू मिली 5, तो F5 F4 को कॉल करता है ना। लेट्स से ये 5 है, तो F5 F4 को कॉल कर रहा है ना, और फिर 5 को ऐड कर रहा है। तो इसेंशियली रेकरेंस रिलेशन भी यही है हमारी, Fn इज इक्वल टू Fn माइनस 1 प्लस एन। ठीक, F4 का आंसर कैसे मिलेगा? जब F3 का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, F3 क्या कहता है कि यार F2 का आंसर ला के दे दो, उसमें 3 मैं खुद ऐड कर दूंगा। F2 F1 को सेम चीज़ बोलता है कि F1 आप F1 का आंसर ला के दे दीजिए, 2 हम खुद ऐड कर लेंगे। F1 F0 को कॉल करता है, ठीक है, F1 का आंसर ढूंढना है हमें, तो उसके लिए F0 का आंसर ढूंढना होगा और खुद 1 ऐड कर देंगे F1। ठीक है, F0 F-1 को कॉल नहीं करता क्योंकि हम यहाँ पर पहुँच चुके होंगे इस लाइन पे, तो F0 0 ही रिटर्न करता है। ठीक है, इसने 0 रिटर्न किया यहाँ पे। ठीक है, सो एसेंशियली ये F1 है, ये F0 है। ठीक है, F0 को वैल्यू मिल गई है 0। ठीक है, अब F1 क्या करेगा? F1 1 ऐड कर देगा इसके अंदर, ठीक है, और उस चीज़ को रिटर्न कर देगा। तो F1 क्या रिटर्न कर रहा है? इसेंशियली F1 यार 1 रिटर्न कर रहा है। कहाँ रिटर्न कर रहा है? F2 को। ऑब्वियसली F2 में F1 की कॉल हुई थी ना, तो F1 कहाँ रिटर्न करेगा? F2 के अंदर रिटर्न करेगा। F2 को F1 की वैल्यू मिल गई 1, तो 1 के अंदर वो 2 ऐड कर देगा खुद से। सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये F2 की कॉल थी अगर, तो इसमें F1 प्लस 2 आ रहा था ना, तो F1 की वैल्यू तो मिल गई 1, तो 1 और 2 ऐड हो जाएगा और F2 इसेंशियली 3 रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो सिमिलरली F2 ने 3 रिटर्न किया। F3 को वैल्यू मिली F2 की 3, उसने खुद उसमें 3 ऐड किया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना कि अगर F3 एक बार F2 लाके दे दे तो मैं 3 खुद से ऐड कर दूंगा। ठीक है, 3 ऐड किया तो 6 बन गया, 3 + 3। ठीक है, 6 रिटर्न हुआ F3 से F4 को। F4 ने क्या किया? इस 6 में 4 ऐड करके 10 रिटर्न कर दिया। 10 कहाँ रिटर्न हुआ होगा? F5 वाली कॉल में। ठीक है, तो ऐसे F5 लिखा होगा, F4 + 5 इस तरह से कुछ होगा। F4 की वैल्यू फाइनली हमको 10 मिल गई है, तो 10 + 5 15 रिटर्न करेगा F5। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा F5 ने 15 रिटर्न कर दिया। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। इस बार सिंपल सी कहानी नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में कि यार इस बार सिंपली आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, रिकरेंस रिलेशन आप ऐसे डायरेक्टली बस +n नहीं लगा सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव साइंस है। अच्छा, इन ऑल्टरनेटिव साइंस के बारे में एक चीज़ नोटिस करो। देखो, इस सीरीज़ के अंदर इसेंशियली पता है क्या हो रहा है? इसके अंदर ना इवन नंबर्स जो हैं, इसके अंदर इवन नंबर्स, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है ना। इवन नंबर्स तो यार इसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई भी इवन नंबर देख लो, कोई भी सीरीज़ बना लो, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप देखोगे कि सारे इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। मान लो आपको n मिल गया 5। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5। ठीक है, सो इस बार हमारी बिगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है कि यार Fn अगर हमें मिले तो वो ऑल्टरनेटिवली इस तरह से आंसर्स ला के दे। अभी फ़िलहाल n 5 है तो हमने यहाँ तक लिखा है, तो हम रिकर्शन को क्या बोल सकते हैं कि रिकर्शन आप ना इस सीरीज़ का सम ला के दे दो। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, वो आपकी टेंशन है, मुझे नहीं पता, मैं फाइनली 5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो Fn क्या हो गया? Fn - 1 + n। अब आप कहोगे सेम ही तो हो गया पुराने वाले क्वेश्चन जैसा। एक और एग्जांपल लो, n लेट्स से 6 है, तो इस बार F6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। इस बार हम रिकर्शन को क्या बोलेंगे? क्या रिकर्शन आप ना मेरे को F5 का आंसर ला के दे दो, तो रिकर्शन आपको F5 का आंसर ला देगा, है ना। ये चीज़ सही आएगी, F5 का आंसर जो है ना ये बिल्कुल सही आएगा, ये हमें मान के चलना है।
ठीक है, रिकर्शन पे हमें यहाँ पर फेथ करना है कि F5 का आंसर जो भी प्लस माइनस जहाँ जहाँ होना होगा रिकर्शन खुद कर लेगा। ठीक है, हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। क्या हमें यहाँ पे माइनस करना था या प्लस करना था? हम यहाँ पे +6 नहीं लिखना चाहते यार, हम यहाँ पे -6 लिखना चाहते हैं, राइट? हम यहाँ पे -6 लिखना चाहते हैं। तो इस केस में हमारी रिकरेंस रिलेशन क्या बन रही है? Fn -1 -n। तो यार सिंपल सी बात ये है कि अगर n ऑड है तो हमें प्लस करना है, ठीक है, अगर n इवन है तो हमें माइनस करना है। तो रिकरेंस रिलेशन इसेंशियली इस केस में हमारी क्या बन के आएगी कि यार Fn की वैल्यू Fn -1 + n होगी अगर n ऑड है, ठीक है, n इज ऑड। और n ऑड है या n इवन है ये कैसे पता लगाते हैं, ये तो हमें आता ही है, ठीक है, पैरिटी चेक करनी हमें आती है। पर अगर n इवन हो जाता है, अगर n की वैल्यू इवन मिलती है तो हमें Fn -1 -n लिखना है, ठीक है। और बेस केस क्या होगा कि यार अगर n 0 मिल जाए तो सिंपली 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो गया सेल्फ वर्क। इस बार सेल्फ वर्क जो है कंडीशनल है, ठीक है, सेल्फ वर्क हर बार +n नहीं है। पुराने वाले केस में क्या था, सेल्फ वर्क हर बार +n था। इस बार सेल्फ वर्क डिपेंडिंग अपॉन n, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन n's पैरिटी +n या -n होगा। तो हमारी रिकरेंस रिलेशन इस तरह से दिख रही है, हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही। तो Fn -1 + n या फिर Fn -1 -n, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए n 4 मिल गया, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम F4 का आंसर निकालना चाह रहे हैं और F3 का आंसर अगर हमें पता चल जाए किसी तरह से, हमें नहीं पता कि रिकर्शन कैसे ला के देगा, ठीक है, कैसे भी सही आंसर आ जाए। इसेंशियली अगर F3 देखा जाए तो F3 का सही आंसर 2 है, ठीक है, F3 का सही आंसर 2 है, ये रिकर्शन ने ला दिया होगा। अब क्योंकि ये 4 इवन है तो हमें इवन नंबर्स तो हमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो हम यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस 4 को, ठीक है। पर अगर n 5 आ जाता, ठीक है, F5 का आंसर हम कैसे निकालते कि यार F4 का आंसर ले आओ, ठीक है। F4 का आंसर क्या होता, 1 - 2 + 3 - 4, ठीक है। ये आंसर हमें सही आ जाएगा किसी तरह से, ठीक है। ये आंसर रिकर्शन हमें ला के दे रहा है, ठीक, विच विल बी इसेंशियली -2। अब क्योंकि ये 5 एक ऑड नंबर है ना, और हमारी जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या चीज़ नोटिस की है, हमने क्या नोटिस किया अपनी सीरीज़ में कि ऑड नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो हम इस n को इस केस में ऐड करेंगे, इवन वाले केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब हम 5 को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे F4 + 5 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन 4 3 को n और n - 1 से रिप्लेस कर दें तो इसेंशियली यही चीज़ बन के आ जाएगी कि Fn = Fn -1 + n और Fn = Fn -1 -n डिपेंडिंग अपॉन n इज ऑड और इवन। बेस केस हमारा सिंपल है कि अगर n 0 आ जाए, अगर n 0 आ जाए तो 0 ही रिटर्न कर दो, फिर कोई सम नहीं है सीरीज़ का, फिर 0 ही है सीरीज़ में क्योंकि कुछ है नहीं, ठीक। स्टैटिक इंट सीरीज़ सम 2 नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, या फिर इसको आप सीरीज़ सम 1 सीरीज़ सम भी कह सकते हो क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा यही था, मेन क्वेश्चन ऑल्टरनेट सम्स, ठीक है। ये n रिसीव करेगा। बेस केस सिंपल है कि अगर n 0 है तो सीधा सीधा 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। पर अभी फाइनली हम ये चीज़ नहीं लिख सकते कि जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में लिखा था ना कि रिटर्न सीरीज सम n - 1 + n, ये चीज़ हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि हमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये चीज़ तो n की पैरिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। n अगर ऑड है तो ही हमें प्लस करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर n ऑड है तो n ऑड है तो यार इसको प्लस कर दो। यहाँ पे सीरीज सम आएगा ना, 1 नहीं कॉल करना, हमें सीरीज सम कॉल करना है, ठीक है। तो अगर ऑड है, सॉरी ऑड वाला केस नीचे आएगा ना,
तो ऑड वाला केस यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो इवन वाला केस है, और इवन वाले केस में हम माइनस एन करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस एन कर देंगे, ठीक है। अगर नंबर इवन नहीं है, नंबर ऑड है, तो हमें क्या करना है, रिकर्सिव वर्क तो हमारा सेम ही रहेगा, पर सेल्फ वर्क में हम प्लस एन कर देंगे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। उसके लिए हमें इसे कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे सीरीज सम 1 की जगह सीरीज सम को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये सीरीज सम 1 मेथड में छोड़ रही हूँ यहाँ पे मिनिमाइज करके, और हम सीरीज सम कॉल कर रहे हैं। ये सीरीज सम मेथड है, ठीक है। ये हमारा बेस केस है, ऑलराइट। ये हमारा रिकर्सिव वर्क है, रिकर्सिव वर्क दोनों में ये सेम सेम है, और माइनस एन प्लस एन ये हमारे सेल्फ वर्क है डिपेंडिंग अपॉन एन्स पैरिटी, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। अगर हम n का इनपुट 5 दें तो हमारा आउटपुट 3 आना चाहिए, ठीक आ रहा है। अगर हम n का इनपुट 10 दें तो हमारा इनपुट आउटपुट -5 आना चाहिए, वो भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो यार ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया। एक बार इसका हम ड्राई रन करके देख लेते हैं, एंड दैट विल बी इट। चलो, ये हमारा कॉल स्टैक हो गया, ठीक है। ये कॉल स्टैक है, एंड दिस इज़ आवर मेथड। मेथड का नाम यहाँ पर यार सीरीज सम 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो यार मेन मेथड ही आता है कॉल स्टैक के अंदर, ठीक। और इस सीरीज सम 2 मेथड को यार मैं एफ कॉल करूँगी, यहाँ पर एफ नाम से रेफ़र करेंगे, ठीक है, जिससे लिखने में अपने को ईजी हो। एन की वैल्यू लेट्स से 4 आती है, एन इज़ इक्वल टू 4 है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए एन इक्वल टू 4 के लिए, ये देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 के लिए यार आउटपुट आएगा -2, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 लेके चलते हैं। सो n इक्वल टू 4 वाली कॉल हुई होगी मेन से, मेन मेथड यहाँ दिख नहीं रहा है, पर इजेंशियली कॉल मेन मेथड से हुई होगी। तो n इक्वल टू 4 के लिए मेथड कॉल हुआ, ठीक है। f इज द सीरीज सम 2 मेथड इटसेल्फ, ओके, ठीक है। तो मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले हम n 0 है या नहीं ये चेक कर रहे हैं, जो कि नहीं है। उसके बाद हम अगली लाइन पे आते हैं और हम देखते हैं क्या n इवन है, n मॉडुलस 2 0 है या नहीं। हाँ जी, n मॉडुलस 2 0 है, क्योंकि 4 मॉडुलस 2 0 होगा, राइट, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लाइन नंबर 5 पे आ जाएंगे, ठीक है। लाइन नंबर 5 पे अगेन देयर इज अ मेथड कॉल, f4 में हम हैं, ठीक है। f4 के अंदर f3 की मेथड कॉल हो रही है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो पहले ये मेथड कॉल होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी, देन रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन जब तक नहीं होगी जब तक वी डू नॉट गेट द आंसर ऑफ दिस मेथड कॉल, ठीक। सो वी हैव अनदर मेथड कॉल, सो वी विल मेक अनदर स्टैक फ्रेम विच विल रिसीव एन्स वैल्यू एज 3। यहाँ पर नोट करते हुए चलते हैं कि f4 के अंदर कौन सी लाइन पे मेथड कॉल हुई है, लाइन 5 पे हुई है ये मेथड कॉल, ठीक है। अब यहाँ से वापस यहाँ पहुँचे, ठीक। n3 है, n 0 नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। क्या n इवन है, ये तब होता है जब n इवन होता है ना, n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। 3 मॉडुलस 2 1 होता है, तो n इवन नहीं है, n ऑड है। तो हम यहाँ नहीं आएंगे, हम सीधा आएंगे लाइन 7 पे, एल्स वाले केस में, एल्स ब्लॉक में। लाइन 7 पे फिर से एक मेथड कॉल है, ठीक है। तो इसेंशियली लाइन 7 पे मेथड कॉल होने वाली है, और क्या मेथड कॉल होने वाली है, एक नंबर कम पे इसेंशियली f2 कॉल होने वाला है, n इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। n इक्वल टू 2 हमने कॉल कर दिया, और तो हम यहाँ से सीधा यहाँ वापस पहुँच जाएंगे। n 2 है, n 0 नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो लाइन 3 नहीं चलेगी। लाइन 4 पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या 2 मॉडुलस 2 0 है, येस दिस इज़ ट्रू। सो इस बार हम लाइन 5 पे आएंगे, ठीक है। और लाइन 5 में हम अगेन वी आर डूइंग अ मेथड कॉल, डूइंग सम सब्ट्रैक्शन एंड देन रिटर्निंग, ठीक है। सो पहले तो मेथड कॉल होगी, मेथड कॉल हो जाएगी, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ही रिटर्न होगा, ठीक है। और ये कौन सी लाइन से हो रही है, लाइन 5 से मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। यहाँ से वापस इधर पहुँच गए, n 0 है क्या, नहीं n 1 है, तो ये वाली लाइन 3 वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए लाइन 4 पे आ गए, ठीक। लाइन 4 पे चेक कर रहे हैं कि क्या 1 मॉडुलस 2 0 है, नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज 1 इज़ एन ऑड नंबर, इसलिए इस बार लाइन 7 पे आ गए।
लाइन 7 पे क्या कर रहे हैं, लाइन 7 पे अगेन एक मेथड कॉल कर रहे हैं। ये हमारी फाइनल मेथड कॉल होने वाली है क्योंकि इस बार n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इसेंशियली हमने यहाँ पर F0 कॉल किया है और जो भी एडिशन होनी है वो तो बाद में होगी जब मेथड कॉल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से फिर ऊपर पहुँच गए। n की वैल्यू क्या रिसीव हुई है इस बार, 0। हम चेक कर रहे हैं क्या n 0 है लाइन नंबर 3 पे, हाँ जी इस बार n 0 है, सो वी विल रिटर्न 0, ठीक है। आगे का कोड नहीं चलेगा। रिटर्न का मतलब आई होप अब तक आप समझ गए हैं कि रिटर्न का मतलब होता है कि बस अब मेथड को यहीं रोक दो और जो भी इसको वैल्यू रिटर्न करवानी है, अगर कोई ये रिटर्न टाइप इसका वॉइड नहीं है तो वो वैल्यू रिटर्न करा दो, ठीक है। सो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, कोई और मेथड कॉल नहीं होगी, सीधा 0 रिटर्न हो जाएगा। और कहाँ रिटर्न होगा, जिसने भी F0 को कॉल किया होगा उसी मेथड को F0 की वैल्यू मिलेगी। इसेंशली कॉल स्टैक में अगर ये वाली स्टैक फ्रेम रिमूव हो जाती है तो टॉप पे स्टैक फ्रेम बचती है F1 की, ठीक है। टॉप पे F1 की स्टैक फ्रेम है। सो इसेंशली ये वाली F1 वाली कॉल में F0 वाली कॉल थी और ऐड हो रहा था 1। सो इस F0 का आंसर हमको फाइनली 0 मिल गया है, ठीक है। तो हम लाइन 7 पे वापस आएंगे। कौन से मेथड के लिए, F1 वाली कॉल के लिए हम लाइन 7 पे वापस आएंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे n, ठीक है। और n क्योंकि 1 था तो यहाँ पर आ गया 0 + 1, ठीक है। सो अब क्या रिटर्न होगा, 0 + 1 = 1 ओनली। सो इसेंशियली F1 वाली जो कॉल है वो 1 रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ 1 रिटर्न कर देगी। वो कहाँ मिलेगी, F2 वाली कॉल पे लाइन 5 पे, ठीक। F2 वाली कॉल पे लाइन 5 पे वापस आओ। लाइन 5 पे क्या हो रहा है, जो भी आउटपुट आया, ठीक है, जो भी इसेंशियली इसको रिटर्न हुई है वैल्यू, जो भी यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है उसमें से n माइनस कर दो। n क्या है फिलहाल, 2 है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या मिली हमें, 1, तो 1 - 2 विच इज़ -1। तो F2 क्या रिटर्न कर रहा है, -1। किसको मिलेगी ये F2 की वैल्यू, F3 के वाली कॉल में ना, F3 वाली कॉल के अंदर F3 की कॉल हुई होगी तो उसके अंदर यहाँ पर F2 -3 लिखा हुआ था, तो F2 की वैल्यू हमको -1 मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई -1। F2 ने वैल्यू रिटर्न की यार क्या, -1। किसको रिटर्न की होगी, F3 को। कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। यहाँ पर इसेंशियली F3 की कॉल हुई होगी ना, उसके अंदर यहाँ पर F2 + 3 कॉल हुआ होगा। याद रखिएगा इस बार हम यहाँ लाइन 5 पे नहीं है, हमने यहाँ नोट किया हुआ है कि लाइन 7 पे हुई है कॉल, और लाइन 7 पे ही होनी चाहिए थी क्योंकि यार 3 एक ऑड नंबर है, +3 होना चाहिए था, ठीक है। तो F2 की वैल्यू हमें -1 मिल गई है, तो -1 + 3 = 2, ठीक है। तो F3 इसेंशियली 2 रिटर्न करने वाला है अब, ठीक है। F3 ने 2 रिटर्न कर दिया। कहाँ रिटर्न किया होगा, F4 वाली कॉल में लाइन 5 पे। यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कि F3 = 2, ठीक है। कौन सी लाइन पे आना है, लाइन 5 पे, ठीक है। लाइन 5 पे, लाइन 5 पे ये वाली वैल्यू हमें मिल गई क्या, 2। और कौन से n के लिए, n = 4 वाली कॉल के लिए, तो 2 - 4 हो जाएगा अब यहाँ पे। सो इसेंशियली रिटर्न 2 - 4 विच इज़ रिटर्न -2, ठीक है। तो -2 कौन रिटर्न कर रहा है, F4 वाली कॉल, ठीक है। तो F4 वाली कॉल फाइनली रिटर्न कर रही है -2। कहाँ रिटर्न कर रही है, मेन में कॉल हुआ होगा ये वाला मेथड इनिशियली, F4 है ना। सो मेन को मिल गई वैल्यू -2 और -2 ही सही आंसर था। n = 4 के लिए -2 हमारा सही आंसर था। तो -2 यार आ गया, इस तरह से हमारा आंसर -2 आ गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जब आप ड्राई रन करें तो याद रखिए कि ये लाइन नंबर्स नोट करते रहें, क्योंकि अगर हम लाइन नंबर नोट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ये वाली लाइन चलानी थी या ये वाली लाइन चलानी थी, ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसका ड्राई रन एक बार खुद से भी करके देखें, ठीक है। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकाल रहे होते हैं, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इन 1 कॉल। रिकर्सिव कॉल्स देखिए कितनी हो रही हैं, 4 3 3 2 1 0। इसेंशियली n के ऑर्डर में रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि लगभग n रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। एक रिकर्सिव कॉल के अंदर, एक कॉल के अंदर कितना काम हो रहा है, देखिए सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट हैं, कोई भी ऐसा टाइम टेकिंग ऑपरेशन नहीं है, कोई लूप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है।
सो सारे ऑपरेशंस यार कांस्टेंट हैं, तो इसेंशियली एक कॉल के अंदर कांस्टेंट टाइम लग रहा है। इफ़ कंडीशन चेक करना, एडिशन, ये सारी चीज़ें सी टाइम, अगर हम सबका टोटल टाइम भी सी मान लें, 1+1+ ऐसे करके टोटल ऑपरेशंस, तो अगर हम सी भी मान लें तो विच इज़ अ कांस्टेंट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है n, और एक कॉल के अंदर टाइम कितना लग रहा है c। सो बिग ओ नोटेशन में ओ n इंटू सी हो जाएगा, बट c इज़ अ कांस्टेंट एंड बिग ओ नोटेशन में वी कैन इग्नोर द कॉन्स्टेंट्स। सो इसेंशियली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ n होगी, राइट। चलो मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। देखो जैसे हमें ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे कि n की वैल्यू 10⁶ से कम होगी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। यूजुअली क्वेश्चंस जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, है ना, उसमें इस तरह के कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे इनपुट्स पे, और यूजुअली एक टाइम लिमिट भी गिवन होगी कि लेट्स से 1 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस क्वेश्चन के लिए भी ना हमें टाइम लिमिट 1 सेकेंड है, ठीक है, तो 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ये क्वेश्चन, ये हमें गिवन है। तो क्या हमारा ये कोड जो हमने लिखा है, क्या ये 1 सेकेंड में चल जाएगा? ये चीज़ कैसे इवैल्यूएट हो? देखिए n की मैक्सिमम वैल्यू 10⁶ आ सकती है, ठीक है। और जनरली जो आजकल हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उनमें हम ये मान के चलते हैं कि 1 सेकेंड में लगभग 10⁸ से 10⁹ ऑपरेशंस हो पाते हैं। एक सेफ एज लेने के लिए हम मान के चलते हैं कि 1 सेकेंड में लगभग 10⁸ ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए n की मैक्सिमम वैल्यू 10⁶ आएगी, है ना। अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में n की वैल्यू 10⁶ भी आ जाती है, तो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n ही है ना, इसलिए हमारा ये कोड 1 सेकेंड में चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड टाइम लिमिट, ठीक। अगर आप यहाँ पर मान लो कोई एल्गोरिथम आप n² की लिख देते, ठीक है, तो n² की एल्गोरिथम 10⁶ के केस में कितने ऑपरेशंस कर रही होती, 10⁶ इंटू 10⁶, विच इज़ ग्रेटर देन 10⁸, ठीक है। तो n² एल्गोरिथम नहीं चलती, पर ON एल्गोरिथम यहाँ पर चल गई है। डोंट वरी अबाउट दिस यार, आने वाले वक्त में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर इस तरह की बातें हम और भी करने वाले हैं, बट ये चीज़ एक जानना इंपॉर्टेंट होता है कि 1 सेकेंड में हम मान के चलते हैं 10⁸ ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है टाइम लिमिट के अंदर चल भी रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो यार ये वाला कोड तो हमारा टाइम लिमिट के अंदर 1 सेकेंड के अंदर इसेंशियली चल जाएगा, अगर n की बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आ गई तो, क्योंकि लीनियर टाइम है, 10⁶ ऑपरेशन मैक्सिमम लगेंगे, ठीक। मल्टीपल्स वाला जो केस था यार, प्रिंट मल्टीपल्स वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखिए इसके अंदर हम कॉल्स जो कर रहे थे वो k के ऊपर कर रहे, k को डिक्रीज कर करके कर रहे थे, ठीक है। तो टोटल कॉल्स हम टोटल कॉल्स हम k के बराबर कर रहे थे, ठीक है। सो हम k कॉल्स कर रहे थे, और हर एक कॉल के अंदर कितना काम कर रहे हैं, देखिए कोई भी टाइम कंज्यूमिंग काम हम नहीं कर रहे हैं, सारे कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस हैं। इफ़ कंडीशन चेक करना कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, मेथड कॉल करना कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, प्रिंट करना कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। तो एक कॉल के अंदर कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं, टोटल कॉल्स k कर रहे हैं, सो टोटल टाइम हो गया k इंटू सी, ठीक है। बिग O में अगर इसको हम लिखने लग जाएं तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं c को, ठीक है, लोअर डिग्री टर्म है क्योंकि, तो O ऑफ k इसेंशियली इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और सेम यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, लेकिन k फ्रेम्स तो बनाई थी, ठीक है। सो विद दैट वी हैव रीच्ड द समरी ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन में हमने k मल्टीपल्स प्रिंट किए हैं गिवन नंबर n के, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या 3 चीज़ें देखी कि यार रिकर्शन से हम क्या काम करा लें, कि यार रिकर्शन हमें k-1 नंबर्स k-1 मल्टीपल्स प्रिंट करा के ला दे, kth मल्टीपल हम खुद प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और बेस केस k=1 भी रख सकते हैं, k=0 भी रख सकते हैं। k=0 रख रहे हैं तो फिर ये प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, k=1 रख रहे हैं तो ये प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन में अगर हमें ये गिवन है कि सारे जो हैं इसी ऑर्डर में होने चाहिए, पहले सबसे पहला मल्टीपल फिर दूसरा मल्टीपल, ऐसे ही अगर हमें प्रिंट करना है तो इन दोनों लाइंस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पहले रिकर्सिव वर्क करना होगा फिर खुद का काम करना होगा, अदरवाइज उल्टे ऑर्डर में आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमने एक सीरीज का सम निकाला। सीरीज किस तरह से थी कि ऑल्टरनेटिव नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसेंशियली इवन नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और ऑड नंबर्स जो है ऐड हो रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने रेकरेंस रिलेशन देखी कि कुछ इस तरह से बनी कि यार अगर n ऑड है तो fn = fn -1 + n करना होता है, अगर n इवन है
तो Fn-1 माइनस n करना होता है। और बेस केस क्या था कि अगर n 0 है तो सीरीज़ का सम 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्शन ही कंटिन्यू करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्वेश्चन करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब GCD आप यूजुअली यूक्लिडियन एल्गोरिथम से ही कर रहे होंगे और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग द ड्राई रन्स बाय योरसेल्फ। जब तक आपको ये चीज़ दिमाग में ना बैठ जाए कि किस तरह से कॉल्स होती हैं, कब रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो तब तक अपने ड्राई रन्स अपने पेन कॉपी पे करते रहिए और सारे कोड्स खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, खुद से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, रन कीजिए, उसके बाद लेक्चर को कंप्लीटेड समझिए। ठीक है, सो थैंक you for watching the lecture and I'll see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.